शॉर्ट था इसलिए मैंने पहले ले लिया ताकि एक टॉपिक हो जाए। प्लेटो जी ये कहते हैं कि ये जो सृष्टि है ये सत्य है कह रहे हैं, और ये जो संसार है, ये जगत है, यह इसकी नकल है। और ये जो कला है, कला में आपके चित्रकला भी है, साहित्य, हाँ नृत्य भी है, और अपना जो साहित्य ये भी है। ये प्लेटो की विचारधारा है। ये कला इस नकल की नकल है, ये अपन पढ़ लेंगे। यानी कला सत्य से, अब यहाँ एक विवादित सवाल रहेगा, ये 2 गुना 3 गुना, लेकिन अंत तो गत्वा सवाल यही रहेगा, यह त्रिपेत है। ये प्लेटो की विचारधारा है। प्लेटो ये कह रहे हैं कला यानी अपना साहित्य इसमें आ गया, कला नकल की नकल है कह रहे। क्यों? क्योंकि एक तो संसार नकल हो गया, सृष्टि की नकल, और कला इसकी भी नकल है कह रहे। तो कला नकल की नकल है सत्य से 3 गुना, ये त्रिपेत करते हैं 3 गुना। अब आप कहो साहब 1 2 युवा नहीं, इसमें नहीं जाना आपको, इसको 3 गुना इन्होंने कह दिया, कहीं जगह 2 गुना मिलेगा वो गलत है। सत्य से त्रिपेत है यानी 3 गुना है, इसलिए अब कला का कोई अस्तित्व नहीं कह रहे। ये प्लेटो कहते हैं। अरस्तु ये कहते हैं कला नकल तो है लेकिन नकल की नकल नहीं है। ये जो नकल है ये अनुकरण है। अरस्तु भी अनुकरण की बात कर चुके, सॉरी प्लेटो भी कर चुके हैं, लेकिन यह अनुकरण हूबहू इसकी कॉपी नहीं है कह रहे। इससे आगे अपन पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। ये आपको प्लेटो और अरस्तु रहेगा। यहां अपन लॉन्जाइनस पढ़ रहे हैं, अरस्तु और लॉन्जाइनस दोनों हमारे पाठ्यक्रम में। अब ये इतने सरल सवाल है, अगर सवाल समझ लिया ना तो हो जाएगा, सवाल नहीं समझे तो ये होगा भी नहीं, क्योंकि इसके विकल्प तो आपके चारों एक जैसे रहेंगे। यूं बस हल्का सा समझ लोगे, फिर याद इसमें थोड़ा आपको ज्यादा याद करना पड़ेगा। यूं एकदम परफेक्ट याद होगा तो आंसर निकलेगा। यूं अब लॉन्जाइनस के सवाल कितने आते देखिए, कहां से आते हैं। यानी एक तो इनकी रचना है, इनके बारे में सवाल बनेगा। फिर इनका सिद्धांत है, सिद्धांत के बारे में 3 सवाल, 3 जगह सवाल है। आप अगर ओल्ड पेपर देखोगे हमेशा उनमें से एक सवाल आया, क्योंकि वही आता है, सवाल वही है। सिद्धांत कौन सा है? उदात्त। अब इसके आपके उदात्त क्या है, एक सवाल ये। एक उदात्त के स्रोत क्या है, एक दूसरा सवाल है। एक रहेंगे इसकी, करना कैसे लग रही, वो स्टार्ट कर दूंगा पंखा। विरोधी तत्व, यानी एक तो इनकी रचना के बारे में सवाल रहेगा, एक ही उदात्त चीज है क्या यह सवाल रहेगा, एक इस उदात्त के स्रोत क्या है यह सवाल है, और एक इनके विरोधी तत्व। अब आप जितने भी सवाल देखो गोल्ड पेपर के, वो सवाल आपके यही आए हैं, भले नेट का हो भले आपके स्कूल लेक्चर का हो। नेट में अधिकांश रचना से सवाल पूछे जाते हैं, और स्टैंडर्ड सवाल पूछे तो उदात्त क्या है तो टेस्ट में हम दे देते ही, और प्राय जो सवाल आते हैं वो ये स्रोत है। फिर एपी में जो पूछा गया सवाल वो आपके विरोधी तत्व। यहां से सवाल आ जाएंगे। एक मैंने कल पीडीएफ भेज दिया आपके इग्नू की, आइडिया तो लग ही गया होगा कि कल टॉपिक ये शुरू हो जाएगा। उसमें मेरे पास है जो एक उसके रेखांकन किए हुए, कल मैं ले आऊंगा, उसकी पीडीएफ बना देना, या फिर है नहीं आपके पास, नहीं रेखांकन किया हुआ है,
आप मेरे को भेजिए, रेखांकन किया हुआ 2 है या फिर ये ध्वनि और वक्रोक्ति वो भी लॉन्जाइनस? अच्छा तो ठीक है, बनानी पड़ेगी वो, मेरे तो मूल पड़ी हुई हो, देख लेंगे कोई बात। अरस्तु आपने मेरे को रेखांकन किए हुए भेजा है, उसमें त्रासदी था नहीं, पिछली बार नहीं था, फिर भी त्रासदी पढ़ा दिया हमने। हाँ, क्योंकि त्रासदी अनुकरण से जुड़ा हुआ है। अब एक सवाल आप करेगा रचना से, इसका अपना इतिहास है। एक उदात्त क्या है, इसकी अवधारणा है। एक इनके स्रोत जो संख्या में आपके 5 रहेंगे, और एक इनके विरोधी तत्व जो संख्या में आपके 3 रहेंगे। फिर एक अलग से 3 आंकड़ा है केवल, वो रहेगा आपके इग्नू नोट से। नोट्स अपन कहते हैं वो सामग्री है। अभी उदात्त है क्या देखिए, या इससे पहले आप लॉन्जाइनस की रचना के बारे में बात कर लीजिए। लॉन्जाइनस का नाम लॉन्गिनुस भी है। ये यूनान के तो है ही है, यूनान में रहेंगे आपकी इटली के। इनका जो समय है लॉन्जाइनस का, पहली या तीसरी शताब्दी, ये तथ्य है सीधे आपकी। पहली या तीसरी शताब्दी, यानी इसमें भी देवेंद्र नाथ शर्मा ये कहते हैं अधिकांश लोगों का मत है वो आपके यहां है, यहां पर भी है कह रहे। अब जैसे कि स्रोत के रूप में लेंगे तो देवेंद्र नाथ शर्मा अपने आप में स्रोत ही है। फिर ये इग्नू वाली सामग्री है, ये भी स्रोत है। उसमें क्या है, दोनों दे दिए, 1 और 3, ये मैं आपको लिखवा दूंगा। या ऐसा सवाल बन सकता है पहली या तीसरी, तो फिर दोनों में से कोई एक रहेगा। खूब जगह ये लिखा है, ये भी लिखा है, अब ये सवाल आपके विवादित ही हो गया। लॉन्जाइनस या लॉन्गिनुस एक ही नाम है। यह इनको आलोचक भी कहा गया है। आलोचक क्या होते हैं, जैसे कि कोई लेखक है जो अपने काव्य की रचना करता है, इसकी समीक्षा करे, इसकी तुलना करे, इस पर टीकाएं लिखे, इसकी समालोचना करे, इसकी आलोचना करे, और गुण दोषों का विवेचन करे, अपनी राय दे। ये जो सारी चीजें हैं इनके संदर्भ में, यानी साहित्य के संदर्भ में जिनमें ये गुण हो, उनको आप समीक्षक, आलोचक या समालोचक कहते हैं। और लॉन्जाइनस में ये सारे गुण विद्यमान थे कह रहे। अब उसके बाद रहेगा इनका योगदान क्या है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, उदात्तवाद। इसका अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ। रचना पर जाएंगे, इससे पहले थोड़ा सा श्रेष्ठ। अब श्रेष्ठ क्या है, वाग्मिता का उत्कर्ष, यानी आपकी जो वाणी है इसमें कुछ ऐसे गुण हैं लोगों को मोहित करने के, जिससे लोग आपकी ओर खींचे आते हैं। बस ये जो गुण था, यानी वाग्मिता का उत्कर्ष, आपकी वाणी की श्रेष्ठता, जिससे आप लोगों को केवल ज्ञान ही प्रदान नहीं कर रहे हो, हां, उनको आप अपनी ओर मोहित करते हो कह रहे। यानी लोग आपके पीछे आ रहे हैं। आपकी एक ऐसी शैली है, और वह शैली अगर भाषण की हो तो कहना ही क्या कह रहे, जिससे लोग आपकी बातों को सुने ही नहीं,
आपकी ओर आकृष्ट भी हो, अब वो आपका भाषण या वह आपकी रचना है, उसमें गुण होगा, उस गुण को कहेंगे उदात्त। कितनी सरल बात है। उदात्त क्या है? उदात्त एक श्रेष्ठता का गुण है, जिससे आपकी रचना या आपका भाषण, कोई भी आपकी बात है, अन्य की तुलना में और ज्यादा प्रभावी हो, उसे उदात्त कहते हैं। हम प्राय जो कई बार अपनी बात रखते हैं, उसमें कहते हैं भी इनके विचार उदात्त होने चाहिए। तो इसका अर्थ ये कि उनके विचार श्रेष्ठ हो, सात्विकता के भाव लिए हो। रचना तो सारी रचनाएं होती है, लेकिन कुछ विशेष हो जिससे उस रचना की आप वाहवाही कर सके, इसका मतलब उनमें उदात्तता की गुण है। अब उदात्त रचना होगी, उसमें कुछ कमियां मान्य है कह रहे, उसमें त्रुटियां भी मान्य। त्रुटियां भी मान्य का अर्थ क्या हुआ? जैसे कि आपने कोई शब्द लिखा है विनित और विनीत। अब यहां पर शुद्ध शब्द तो है ये, लेकिन आपके बात में वह गुण है, वह वैशिष्ट्य, वह लालित्य कि आप लोगों को अपने ओर आकृष्ट कर सके, तो आप विनीत की जगह विनित भी बोलोगे तो भी मान्य है, क्योंकि आपकी जो बात है, आपकी जो रचना है, आपका जो भाषण है, वह उदात्तता को लिए हुए है। इसलिए उदात्त और त्रुटि में अगर एक को चयन करना पड़े, तो लॉन्जाइनस की नजरों में उदात्त को चयन करेंगे। यानी जहां उदात्तता के भाव है, वहां छोटी मोटी त्रुटियां भी जायज है कह रहे। और हम कई बार चर्चा भी करते हैं या फिर कहते भी है कि प्रतिभा है, वहां कमियां भी है। ये लॉन्जाइनस मान चुके हैं। अगर कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति है तो उसमें कुछ कमियां रहेगी। अब जैसे कि राजनीति में देखा जाए, एक शशि थरूर नाम आपने सुना होगा। जो भारत की राजनीति में वर्तमान की, गुरु की नहीं कह रहा हूं क्योंकि अंबेडकर जितना कोई इंटेलेक्चुअल शायद ही हुए होंगे, वर्तमान के अगर परिदृश्य में देखा जाए तो शशि थरूर एक मोर इंटेलिजेंट आदमी है कि नहीं? हाँ, बहुत इंटेलेक्चुअल है। लेकिन उनका एक दूसरा पहलू भी है, कोई उनकी उनकी कुछ कमियां भी होती होगी, क्यों नहीं, हर आदमी उसकी कोई उनकी है। तो लॉन्जाइनस की नजरों में वो ठीक आदमी कह रहे कि जब इतने अच्छे प्रखर विचार हो तो छोटी मोटी त्रुटियां जायज है कह रहे। किसी को भी लेते हो आप, यूं उदाहरण नहीं है कोई अपने, वो कोई आइडियल नहीं है, अपन उसको मानकर नहीं चल सकते, उदाहरण के रूप में। तो उदात्त पर अपन चर्चा करेंगे। अब इनकी रचना है, थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। इनकी रचना है जिसका नाम है पेरी इप्सुस या पेरी उपसुस। नाम कितना बढ़िया है। पढ़ा पहले उदात्तवाद? नहीं पढ़ा भाई, ये टेस्ट में तो दिया ही हम नहीं, तो पहले पढ़ गए हो, या कोई ऐसा भी जिन्होंने नहीं पढ़ा पहले ही? हाँ, आपने तो पढ़ा ही क्या? टेस्ट में पढ़ गए तो कुछ नहीं हूं, समझ में आया नहीं है? नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पहले पढ़ रखा है बोझा जी, बिल्कुल ऊपर कर। पढ़ा नहीं? पढ़ा? पढ़ा ही नहीं, धैर्यवान है। तो क्यों नहीं पढ़ा? पढ़ाएंगे तब देख लेंगे। आपने पहले नहीं पढ़ा, इस उदात्तवाद को पढ़ा ही नहीं, पाश्चात्य काव्य को पढ़ा ही नहीं, तो गुस्से में क्यों इतने? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, पढ़ लेंगे क्या है? तो फिर ये आपको कैसा लगेगा? है तो बढ़िया टॉपिक, शानदार है। पाश्चात्य काव्य, अगर आपको एपी बनना हो तो पाश्चात्य काव्य आपको बेड़ा पार लगा देगा ये। हाँ, सीधे 25 सवाल आते हैं, उनमें से हो सकता है आपके 20 गलत हो जाए और हो सकता है 20 सही हो जाए। ये ऐसे ही है, ये अलग, क्यों इनकी शब्दावली तो एकदम अलग है। इनमें आपके पूरे पाश्चात्य काव्य में सबसे सरल लोंगिनुस है, और अरस्तु थोड़ा क्लिष्ट रहेगा, इसलिए मैंने पहले आपके सरल ले ले, जबकि पहले लेना वो था हम लोगों को। नाम से याद है तो यहाँ आइडिया लग गया ना, पेरीप्सुस या पेरी उपसुस, ये इनकी रचना है। अब इसकी रचना क्यों की गई? एक व्यक्ति है केकेलियस, नाम थोड़े थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, एक व्यक्ति का नाम है। इसने क्या है,
उदात्त के बारे में पहले प्रकाश डाला। उदात्त मैंने आपको हल्के समझा दिया, फिर उदात्त सीधा सवाल रहेगा उदात्त क्या है और क्या नहीं है। कह रहे केकेलियुस एक यूनान का ही है। यूनान का अर्थ क्या है? यूनान यानी रोम, यानी एथेंस, ग्रीक, साइड में आपके रहेगा पर्शिया। यही है, ये हिस्ट्री आपने पढ़ी है, कुछ तो पढ़ा ही है। इनके और इनके बीच में लड़ाइयां होती थी। ये सब आपके ग्रीक और एथेंस क्या है? ग्रीक एथेंस एक ही हुआ ना। रोम किसकी राजधानी? तो फिर इटली की बात कर रहे हैं लॉन्जाइनस। इनके बीच में प्लेटो पढ़ेंगे ना, तो इनके और इनके बीच में लड़ाई हुई है कि नहीं? उसमें पर्शिया क्या है? जीत गया और एथेंस हार गया। तभी प्लेटो का कवियों को सबको राज्य से बाहर निकाल दो, ये केवल वासना जगत है और कुछ नहीं करते। निकालो दिख रहे हैं तो, और शाम को भरे ट्रक ठेठ कुड़ले। ये नहीं, ये कुडला में आपके बहुत बड़ा एक महासागर है। कुडला गए होंगे? कुडला नहीं गया? ये कुडला यहाँ बाड़मेर से पार मानसरोवर है। मानसरोवर जयपुर में आप मानसरोवर झील देखते हो ना। कुडला में एक पर्यटक स्थल है। आपको जाइए वहां, मछलियां आपको उछल कूद करती मिलेगी। पास में चलते हुए कल कर निनाद करते हुए आपको नाले मिलेंगे। थोड़ी पास में अच्छे से आपको यू बागवानी मिलेगी। वहां आप आराम से नाक बंद करके जा सकते हो। हाँ, सब्जियां जो आती है अपने, ये कहाँ से आती है? ये यही तो है। हाँ, कुडला से कोई दूर से नहीं है। शिवकर नाम है। मथानिया की मिर्चें आती है वैसे विषय में। ये सबके वही है, आपके हमारा अलग से नहीं आती है। सब्जी वही है। मैं तो कह रहा हूँ आपको जानकारी नहीं, मेरे को तो है, क्योंकि मैं तो इस रूट भूख गया हूँ। और जो सरपंच साहब थे रेखाराम जी, उनके कार्यकाल में ये सौभाग्य इनको मिला है। तो ये कुर्ला वाले तो डेली बेचारे उनका गुणगान करते हैं कि ये गंगा भाई कौन लाई, तो रेखाराम और लाए। मनोज जी, आपको तो पता ही, आप तो यहीं से है। हाँ, तो उस समय मैं बांकड़ी वहां कुर्ला ही तो था, टीचर लगा हुआ। उसमें इनका कार्यकाल चल रहा था, तो ये राजनीति बातें होती रहती थी। देख लेना कभी आप भी पर्यटक स्थल है तो शाम के समय घूमने जाओ। नहीं 10 देर 10 देर कुछ नहीं, इधर चले जाना है। अकेले जाना, परिवार वाला परेशान करोगे। ठीक है। एक नाम है केकेलियुस। इन्होंने क्या उदात्त पर अपने विचार रखे, लेकिन इनकी कोई न कोई कमियां रह गई, इनकी कोई त्रुटियां रह गई। इनकी त्रुटियों और कमियों को सुधारने के लिए अब आपके दो शब्द है आपके पास। एक है रिटोरिकेस या रिटोरी, नाम थोड़े बदल सकते हैं इसमें। एक रहेगा पेरी पोइटिकेस। ये पेरी, ये ऐसे ही नाम है। पेरी पोइटिकेस यानी ये क्या है? ये पोएटिक्स है। तो पोएटिक्स यानी पोएट है। तो पोएट क्या है? कवि, कविता। पोएट्री मत ये लो, वाह, पोएट्री क्या हुई? कविता हुई। मतलब ये जो शब्द है ना, ये किससे जुड़ा है? ये काव्य से, ये काव्य से जुड़ा है। दूसरा है आपके रिटोरिकेस, ये एज ए गद्य वाला पार्ट हो गया और ये पद्य वाला पार्ट हो गया। ये दो कलाएं थी। एक आपके ये पेरीपोइटिकेस या पेरीपोइटिकिस या पेरीपोइटिक्स या पेरीपोइटिकेस, जो भी नाम ये, एक रिटोरिकेस या रिटोरिकेस, त दोनों आ सकते हैं। ये भाषण शास्त्र है। कह रहे ये भी तो एक कला है। अब कोई आदमी भाषण देता है, सीधा तो यहां आकर खड़ा होने से रहा, उनको
अपना पायजामा लूज पहनना पड़ेगा ताकि उसके अंदर पांव क्या है, लरजते रहे और भाषण निकलते रहे। देखना आप ये नए नए नेता बनते नहीं, ये सीधे आपसे यूं आई कनेक्ट करके बात नहीं करते, वो आपको ये करना है, ऐसा करना है, सब मिलकर इस बार आपको जीताना। जीता किन धाराओं के ऊपर पड़ी क्यों, हमारा हमें जाको किन जीता हूं, मतलब यूं ठोक दे। फिर जाकर पूछते कैसा रहा, तो उनके 4-5 पौड़ी पकड़े देते, वो कहते साहब बहुत बढ़िया रहा, कह रहे कि पहली बार दियो भाषण दियो तो रहे हो जोरदार, कह रहे वाह वाह, बस ये भी एक कला है, कह रहे। या फिर क्या है, कई राजनेता जो परंपरागत राजनीति लेकर आते हैं, उनको ये भाषण सीखना पड़ता है। यूं उनको भाषण लिख कर दिया जाता है, फिर भाषण बुलवाया जाता है, फिर उनकी रिकॉर्डिंग को सुनाई, ये तो सबको पता है, ये सामान्य बातें हैं। तो ये एक तरह से कला है। अब आप भाषण देते कैसे हैं, इसलिए तो कई ऐसे स्टार प्रचारक है। अब योगी आदित्यनाथ को पूरे भारत में बुलाया जाता है। सबको पता है योगी आदित्यनाथ यहाँ जो वादे करके जाएंगे वो शिव में पूरे होने नहीं है, क्योंकि उनका यहाँ से क्या लेना देना। फिर भी वो अपनी बात अपनी प्रखरता से रखेंगे, लोग वाह वाह करके जाएंगे, और आते वक्त उनको जबरदस्ती गाड़ी लिटाकर लाए होंगे, जाते वक्त कहेंगे इस बार वाला एक वोट तो इनको देना पड़ेगा। कहेंगे योगी जी ने बातें कितनी बढ़िया कही है, क्या कही है, क्या रोजगार के बारे में बात कही, रोजगार कहीं को बोरी कोनी को पहुंचा, मतलब ये शून्य है। तो फिर क्या आपके यहाँ कोई खेती बाड़ी के बारे में बात की, खेती अपने बढ़िया है, भगवान कृपा सब ठीक है, तो क्यों दे रहे हो, नहीं इस बार एक वोट इनको देना पड़ेगा। मतलब ये उनके पास कोई न कोई कला है, तो ये तो है ही है। एक बहुत बड़े आदमी को आप पकड़ कर लाते हो और इंतजार में बैठ रहते हो, खड़ा होकर भाषण देता है, तब कहते हैं कि बाकी तो ठीक है लेकिन भाषण में दम नहीं है ज्यादा, कह रहे। इसका अर्थ ही हुआ यह अपने आप में कला है, कह रहे। और केकिलियुस ने जो अपनी बात रखी है वो इस संदर्भ में थी, लेकिन उसमें कुछ कुछ कमियां रहेगी। अब यहां भाषण सिखाया जाएगा, और भाषण में कोई ऐसी बातें हो जिससे लोग आपकी ओर आकृष्ट हो, यानी ये वापस आपके शब्द आ गया सम्मोहन, न कि कह रहे हैं अनुनयन। अनुनयन का अर्थ एक तरह से जानकारी है, एक तरह से ज्ञान है। सम्मोहन जो हम लोग फ्राइड का पढ़ते हैं, फ्राइड सिगमंड फ्राइड की पद्धति क्या थी, मेरे जी याद है कि नहीं है? सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया वाले, हाँ मनोविश्लेषणवादी डॉक्टर थे वो। तो उनकी पद्धति क्या थी, यही तो थी, वो पेशेंट को देखते थे तो उनसे बातचीत शुरू करते, धीरे धीरे उनसे निकलवाते कि भाई आपके अगर सिर दर्द है, कमर दर्द है, या ये है वो है, तो क्यों है। तो प्रथम दृष्टया तो पेशेंट क्या है, कहते हैं साहब पता नहीं है 5-7 दिन से, पिछले 5-7 दिनों से नींद नहीं आ रही है, कुछ ये समस्या है। ठीक है, धरते वो नींद की टेबलेट नहीं देते, लेकिन फिर धीरे धीरे से पूछते हैं आपके परिवार में कौन कौन है, परिवार में है नहीं है, कौन ना कहीं कौन, डॉक्टर साहब पता चल जाएगा, कोई न कोई बात है जो निकल कर आएगी, कह रहे। तो ये कितने के 2 बेटे हैं, बहुत बढ़िया माऊ जी 2 बेटे, अच्छी बात है, कह रहे हैं बहुए होगी, डॉक्टर है लारे आई है, मतलब मूल बिंदु पर पहुंच रहे हैं। नींद की समस्या डॉक्टर साहब को पता चल रही है, दोनों साथ में है कि अलग अलग है, अलग है तो ही गुणी, मैं तो धरो दे के हाथ में रहने के करोगे, मतलब मूल बिंदु पर जा रहे हैं। बड़ी वाली किताब के लोग बढ़िया कह रहे हैं, हमने भी सुना है, ठीक है बापड़ी तो ही हावड़ नैन कह रहे थे भी नौ, मतलब डॉक्टर साहब मैंने जल्दी दवाई दो, कहा 4 शब्द बस। अब नींद की टेबलेट से कोई औचित्य नहीं है, यानी फ्राइड की यही तो पद्धति थी, फ्राइड मूल कारणों पर जाना चाहते थे, तो फ्राइड की पद्धति को सम्मोहन पद्धति कहते थे। इससे वो क्या है, पेशेंट से डायरेक्ट कनेक्ट होने। अब उन बुढ़िया को जैसे कोई भी दवाई दिए ना, तो बात यही करेगी कि बापड़ो कितो बढ़िया है, पूरी घर का समाचार पूछन सकी, मूल समस्या जके डॉक्टर साहब ने ठा पड़ गयो की कर पड़ो के, मतलब जाना वो वही चाहते थे। इसे सम्मोहन पद्धति कहते हैं। सम्मोहन का अर्थ है सीधा आप उनको खींचे जा रहे हो, ये केवल शिक्षा देना है बस। अब आपका भाषण केवल बातों तक सीमित ना हो, आपका भाषण मनोरंजन करे, आपको मोहित करे, आपको आकृष्ट करे, आपको खींचे, मतलब जिन लोगों को दे रहे हो उनको अपनी ओर खींचे। इसे सम्मोहन पद्धति के, उदात्त के बारे में आपके सवाल रह जाएगा, उदात्त अनुनयन नहीं, उदात्त सम्मोहन है, ये मोस्ट रहेगा आपके। उदात्त क्या है, उदात्त अनुनयन है ना, उदात्त अनुनयन नहीं, उदात्त सम्मोहन है। अब लॉन्जाइनस क्या कर रहे हैं, इससे पहले उदात्त के बारे में
के लिए उसने बात की थी। अब ये इतना हो गया, हमने 3-4 बार बात कर ली, यानी किसके बारे में? भाषण के बारे में। एक सवाल बन गया आपका, यानी यहां आप पेरीपोइटिकेस की बात ना करके यहां आप रेटोरिक की बात करेंगे। हाँ तो हो गया। रेटोरिक अलग नहीं है, और किताब अलग है अरस्तु की है, चीज वो एक है रेटोरिकेस, एक पेरीपोइटिकेस, एक क्या है रिटोरिकेस। रचना है किसकी? दोनों अरस्तु की। तो रिटोरिकेस है क्या? भाषण ही है, ये भाषण ही है, ये भाषण ही है। और ये जो अपन चर्चा करें ये पेरीपोइटिकेस नहीं है, ये रिटोरिकेस से संबंधित है। अब आपका सवाल क्या है? हाँ पेरिप्सुस है, तो भाषण शास्त्र को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हाँ रेटोरिकेस। मैरिज की थार मामले क्लियर है? क्लियर है, दोनों मैरिज है, लेकिन दोनों में कई बार इधर उधर हो जाता है। ठीक है, अब वापस आ रहे हैं, यानी ये जो अपन अब चर्चा कर रहे हैं ये एक शास्त्र है, ये भाषण शास्त्र है। तो यहां अंग्रेजी दो शब्द रहेंगे, पेरीपोइटिकेस या रिटोरिकेस, या इसको आप पोएटिक्स या रेटोरिक है, एक ही नाम है। तो इनका संबंध है ये रेटोरिक से रहेगा। अब यहां पर एक नाम आपने केकेलियुस पढ़ा, एक तेरेंतियानुस या तेरेंतियानुस, एक नाम है तेरेंतियानुस या तेरेंतियानुस, एक व्यक्ति का नाम। एक नाम क्या था? केकेलियुस, एक आपके तेरेंतियानुस। नाम अच्छे हैं, जो दाराम, खेमाराम, दूडाराम नाम न होकर केकेलियुस और तेरेंतियानुस। यह लॉन्जाइनस के मित्र हो सकते हैं, शिष्य हो सकते हैं। कहां के रहने वाले? रोम के। कोई हम तथ्य पर नहीं है, बिल्कुल सिंपल चर्चा चल रही है। यानी दो नाम है आपके पास, ये थोड़े थोड़े इधर उधर हो सकते हैं नाम, मैंने मोटा मोट लिए। तेरेंतियानुस, यह उदात पर अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। उदात पर इनके क्या है, कहीं न कहीं कोई कमियां रह गई, त्रुटियां रह गई, और इनको सुधारने का काम किया जा रहा है। केंद्र में क्या है? भाषण है, कि ये कला है, और ये कला कितनी प्रभावी हो, क्योंकि वक्ता अपनी बात का असर लोगों पर कैसे छोड़ सके। इसका मतलब कला तो है, कह रही वक्ता है यानी उसकी वाक है, यानी वाग है, कह रही। ये बात हम वाग्मिता को उत्कर्ष कर चुके हैं। ये सब ये भाषण कला से जुड़ा है, तो ये भी कला है, और इसके लिए भी साहित्य लिखा जा रहा है जिनमें वो बातें होगी, और पढ़कर कोई वक्ता अपनी बात को प्रभावी तरीके से रखने का प्रयास करेगा। ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए, ऐसा है। अब एक दूसरा नाम आया आपके, तेरेंतियानुस। ये रोमी युवक है। ये लॉन्जाइनस के मित्र भी हो सकते हैं, या लॉन्जाइनस के शिष्य भी हो सकते हैं। अब लॉन्जाइनस क्या कर रहे हैं? अपने मित्र को पत्र लिखेंगे। ये दूसरा आपके सवाल बन गया। पहला सवाल कौन सा बना है? ये यहां से, हाँ यहां आप जो आगे बढ़ रहे हो भाषण शास्त्र को लेकर बढ़ रहे, एक सवाल हो गया आपकी, इसको लेकर ही बढ़ रहे हो, ना कि आप किसी काव्य की रचना कर रहे हो, नहीं, उसको आपने छोड़ दिया है। आप भाषण शास्त्र को लेकर आगे बढ़ रहे हो। इस पर पहले काम
उदात्त पर पहले काम हो चुका है। भाषण कला, इसमें सम्मोहन करने की शक्ति होनी चाहिए, इस पर विचार, यानी ये उदात्त यही है। केकेलियुस ने इस पर अपने विचार रखे हैं, लेकिन केकेलियुस ने भाषण कला पर इनको सम्मोहित करने को ही उदात्त कहते। केवल ये नहीं, 5-6 बिंदु है, लेकिन एक बिंदु लिया हमने, सरल वैसी उदात्त पर बात रखी, लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गई। लोन्जाइनस को लगा कि इसमें कुछ और सुधार किया जाए, तो अपने शिष्य या मित्र जो एक रोमी युवक है तेरेंतियानुस, इनको इन्होंने क्या किया है, पत्र लिखा है। और पत्र की पहली पंक्तियां वो देवेंद्रनाथ शर्मा ली है, 5-7 पंक्तियां। उनमें ये लोन्जाइनस कहते हैं बाकायदा कि तेरेंतियानुस, आपने मेरे को इस बारे में लिखने को कहा, तो मैं इस बारे में लिखकर विचार प्रकट कर रहा हूं, और केकेलियुस की जो कमियां रही है उसको अपन सुधारने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आप मेरी बात से सहमत भी होंगे और प्रभावित भी होंगे। ऐसे करके वो अपनी बात लिखते हैं और पत्र लिखा। एक पत्र गया, उन्होंने संकलित किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी लोन्जाइनस है जिस प्रकार से नेहरू जी इंदिरा जी को पत्र लिखा करते थे, जिस प्रकार से राहुल सांकत्याय ने बदंत आनंद कौशलेन जी को पत्र लिखे हैं, और वही पत्र मेरी तिब्बत यात्रा के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये तो शैली हम लोग पढ़ते हैं। लोन्जाइनस भाषण कला को और ज्यादा प्रभावी, यानी रेटोरिक कला को और ज्यादा प्रभावी यानी उदात्त कैसे बनाया जाए, इस निमित्त अपने एक शिष्य या मित्र भी कह सकते हो, जो रोम का रहने वाला है, रोमी युवक है, उनको क्या लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। बस, यानी 1 2 3 ऐसे करके पत्र लिख रहे हो। बस ये आपके सवाल बन गया कि ये पत्र ही आगे रचना का रूप धारण करेंगे। यानी यह जो रचना है एक शैली विशेष में लिखी गई है, और वो शैली कौन सी हो जाएगी, ये पत्रात्मक शैली। एक आप रटते, एक आप समझ रहे हो, दोनों में भारी अंतर है। एक आप रटने का प्रयास कर, पत्रात्मक तो हो सकता है इधर उधर हो जाता, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाषण कैसे दिया जाए। इस पर रोमी युवक उनसे बात करते हैं कि आप बताइए आपके क्या विचार है। लोन्जाइनस उनको समझाते हैं, पहली पंक्तियां जो हमारे सामने है भी, और उसमें वो उनसे यही उम्मीद करते हैं कि आपने मुझसे आग्रह किया, आदेश किया, जो भी वो लिखे, मैं ये बात लिख रहा हूं और उम्मीद है कि आप इनसे प्रभावित होंगे। ऐसे करके वो नहीं लाइन मैंने आपको आइडिया दिया यूं, ऐसे करके 1 पत्र, 2 पत्र, 3 पत्र ये लिखे जा रहे, और यह एक रचना का रूप धारण कर लेंगे। इसी रचना को पेरीहुप्सुस या पेरीउप्सुस इप्सुस कहते हैं। पेरीहुप्सुस या पेरीइप्सुस ये एक ही नाम है। यानी एक रचना बन गई जो पत्रात्मक शैली में लिखी गई है, भाषण शास्त्र के लिए लिखी गई है। यहां पर लोन्जाइनस जो एक यूनानी आलोचक है, कवि लेखक भी कह सकते हो आप, इन्होंने अपने शिष्य या मित्र को जो पत्र लिखे हैं, यही पत्र बाद में एक रचना का रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे करके यह एक रचना बन गई। एक बहुत बड़ा भारी ग्रंथ नहीं है कह रहे। आप अरस्तु की रचना पढ़ेंगे, उसमें आपको मात्र 26 अध्याय मिलेंगे। अरस्तु की रचना पढ़ेंगे, उसमें आपको फकत 50 पृष्ठ मिलेंगे। बस अरस्तु की रचना इतनी ही है। अरस्तु की ये भी याद करेंगे, वहां आपको अध्याय केवल 26 मिलेंगे, पृष्ठ आपको 50 मिलेंगे। यहां जो ये रचना बनी है, इसमें आपके 44 अध्याय बन गए और 60 पृष्ठ बन गए। ये रचना कौन सी है, पेरी इप्सुस या पेरी हुप्सुस। कैसी रचना है, पत्रात्मक शैली में लिखी गई, भाषण कला के लिए लिखी गई। एक लोन्जाइनस नाम से आलोचक है, अपने शिष्य को पत्र लिख रहे हैं, इन पत्रों का संकलन ही एक रचना बन गई। यह रचना इतनी प्रभावी थी कि अब अरस्तु की तो और ज्यादा है, वो तो अभी हमने पोइटिकेस की चर्चा की, वो अरस्तु की रचना है, उस पर तो कोई हजारों आलोचकों ने टीकाएं लिख दी, फिर भी उसका निचोड़ निकाल नहीं पाए। ये भी कम नहीं है, ये भी उनके टक्कर की है। ऐसे करके अब आपके सामने एक सवाल बन गया, यानी लोन्जाइनस की एक रचना है पेरी
उपसुस या इप्सुस एक ही है। बताओ बोझा जी, ठीक है कि नहीं है? ये पढ़ने के बाद आपके सवाल कभी इस परीक्षा में नहीं, मामला पूरा पूरा जीवन से जुड़ा है। क्या रामेश्वर है? आज उठे 6 बजे, हमेशा 8:30 को टाइम उठने को तेरे की है? भाई 6 बजे क्लास रखने का मोटा फायदा आपको ये हो जाएगा, जल्दी उठोगे। पढ़े रहते, पढ़िया नहीं उठो ना थे, मतलब यो 15 मिनट तो आल मुड़न लगा लाग जो टेम कह कोई कुंभकर्ण रूप धारण कर। हाँ, अड़ोस पड़ोस में भी पता चले कि रामेश्वर की नींद खुली है यूं, नहीं तो फिर सोना और जागना कोई। तो ये 6 बजे वाला आपके ठीक ही रहा है। 6:30 तो डेली लगाते ही, स्कूल का टाइम बदल गया ना आज है। 5:30 उठ नहीं पाते, तो सोने का टाइम 11 बजे, रात को मैं 11 बजे से 5-7 मिनट पहले सोए थी। तो आप काम के कुछ नहीं, 5 को बोले 3 बजे उठाते हैं। नहीं मतलब बताओ, इससे आगे बताओ इसके बारे में है। ठीक है, एक रचना तैयार हो गई। यह भाषण शास्त्र के लिए, रेटोरिक के लिए लिखी गई, भाषण के लिए लिखी गई थी। यह पत्रात्मक शैली में लिखी गई। एक ही, एक गद्य में है। गद्य में, किसमें? गद्य है, अलग निबंधात्मक सवाल नहीं आएगा। पद्य नहीं, ये स्पेशली इसमें रहेगी, पोएटिक्स में रहेगी। अरे नहीं, रेटोरिक में रहेगी। फोटो के बाद ये इसमें रहेगी, या रेटोरिकेस। दूसरी क्या है? पोएटिक्स है। पेरी पोइटिकेस या पेरी पोइटिकेस, वो अलग है, ये अलग है। दोनों पढ़नी पड़ेंगे आपको अरस्तु के। यह रचना है, यह भाषण कला के बारे में लिखी गई। यह पत्रात्मक शैली में। अब पत्र कैसे लिख रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं, मेरे हिसाब से ये, मेरे अनुसार ये है, यानी एक शैली विशेष बन गई आपके, उत्तम पुरुष शैली। कल परसों चर्चा की ना हमने, वो यही है। यानी अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष नहीं, यहां उत्तम पुरुष शैली में लिखे गए क्या थे? पत्र थे। ऐसे करके पत्रात्मक रूप से लिखी गई, यह एक पुस्तक बन गई, पेरी उपसुस। ठीक। अब यह रचना लंबे समय तक पड़ी रही, किसी ने इसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया, यानी 1500 वर्षों तक इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया। फिर आपके एक इटली के, इटालियन इटालियन नाम रहेगा रोबेर टेलो, या रोबर टेलो नाम आईडी से रहेगा, यूं है नहीं हूबहू, बस ये नाम रहेगा। एक इटली के नागरिक है रोबेर टेलो, उन्होंने इस रचना को खंगाला, और ये सन आपको याद करना पड़ेगा, 1554 ईस्वी में यह पुस्तक प्रकाश में आई। हमारे सामने लाने का श्रेय लॉन्गाइनस या लॉन्जाइनस बेचारे लेकर गए। 1500 वर्षों तक यह रचना पड़ी रही, किसी का ध्यान इधर गया नहीं। रोबेर टेलो नाम के एक इतालवी नागरिक। अब आप केकेलियुस याद करोगे, टेरेंटियानुस भूल जाओगे, टेरेंटियानुस याद करोगे, रोबेर टेलो भूल जाओगे। ये आपको सारे याद करने, क्योंकि सवाल यही है आपके। क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। पेरी उपसुस नाम से रचना बन गई। पहली बार इस रचना को प्रकाश में लाने का श्रेय एक इतालवी या एक इटली के नागरिक रोबेर टेलो को जाता है, और रोबेर टेलो ने ही 1554 ईस्वी में यह रचना हमारे सामने लाकर रखी गई। इसने अब क्या है, इस रचना का
इससे थोड़ा आगे अंग्रेजी में अनुवाद किया है, वह रहेंगे आपके एक जॉन हॉल। ये एक और व्यक्ति है। यहां 1500 के बाद आपके 1600 रहेंगे, 1652 ईस्वी। यहां आपके इग्नू वाले नोट्स में 1662 मिलेगा, जो सही नहीं है, लिखवा देंगे, लेकिन सही नहीं, सही है। पेरी इप्सुस या पेरी हुप्सुस रचना पहली बार प्रकाश में लाने का श्रेय है रोबेर्ट टेलो को जाता है, या रोबेर्ट टेलो को जाता है। रोबेर्ट टेलो या टेलो ने 1554 ईस्वी में पहली बार इसका प्रकाशन करवाया। थोड़ा आगे बढ़े, एक जॉन हॉल करके आते हैं, उन्होंने इसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया है। कह रहे सेम ऐसे सवाल आपके रहेंगे अरस्तु की रचनाओं में भी, वहां और ज्यादा रखने पड़ेंगे, यहां कम है तथ्य। यह रचना कितनी बड़ी है, नहीं, ये एक छोटा सा ग्रंथ है जिसमें 44 पृष्ठ है, अध्याय 44 अध्याय है, और उसमें 60 पृष्ठ है। कह रहे छोटी रचना है। जॉन हॉल ने जो इसका अनुवाद किया है, यहां हमारे ट्रिक रहेगा, और वो ट्रिक याद है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। ये अपन पढ़ रहे हैं, क्या है, हॉल है, और इसकी क्या हाइट ज्यादा है। ये 9-10 फीट नहीं है, ये 11-12 है। नीचे वाले जो हाइट ले रखी हमने 12 फीट ली थी। और गणपति ने मेरे को उसमें पूछा था हाइट कितनी ले, मैंने कहा हाइट ज्यादा लेनी होगी। तो अपने जिस हॉल की हाइट है 12 है, हो सकता है 14 होगी, अधिक है, कम नहीं है। कितनी है, ये कितनी है, 11 नहीं है, 12 तो पक्का ही है। 11 तो सामान्यतः अपने घर की भी होती है। ये 12 फीट है, हाँ 12 फीट है, 12 फीट हाइट है। ऊपर वाली बिल्डिंग है, फिर वो 11 रहेगी, उससे ऊपर आप 10 भी चला सकते हो, क्योंकि एक एक फीट आपको कम करनी है। नीचे वाली है कम से कम 12 है, हो सकता है आप देख लेना, ठीक है। लाए नहीं है, जो भी है कम नहीं है। यहां मैं खड़ा हूं, ऊपर लगा रखूं तो भी इतनी है, तो ये 12 फीट से ज्यादा मानिए आपने। हॉल हॉल की क्या हाइट ज्यादा है। यहां सबसे पहले रोबेर्ट टेलो इस पुस्तक को हमारे सामने लाए 1554 ईस्वी। हम लोग कहते हैं कि 1500 वर्षों तक ये अंधेरे गर्दी में पड़ी रही। 1554 ईस्वी में रोबेर्ट टेलो ने इस ग्रंथ को प्रकाशित करवाया, और जॉन हॉल ने इसे अंग्रेजी भाषा में अनुदित किया है। और उसमें आपके एक आएगा हाइट ऑफ एल्केन्स, ऐसे एक नाम आएगा, उसमें हाइट जरूर लिखा हुआ होगा। एक तो है ये आपके। अब इससे भी आगे हिंदी में वाग्मिता, जो मैंने पहले लिखा ना, इसका अर्थ कांच, उत्कर्ष या वाणी का वैशिष्ट्य, यही तो है, यानी उदात्त यही है। इस रचना का हिंदी में अनुवाद है, क्योंकि अलग अलग किताबों ने अलग दिया, अंग्रेजी का अपनी ओर से हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं। अंग्रेजी में हम लोग पढ़ेंगे हॉल की हाइट ज्यादा है, ये अंग्रेजी अनुवाद है। इसका हिंदी में जो वर्जन बनता वो ये वाग्मिता का क्या हुआ, जो कह रहे बात मुख से निकल रही है, वाग्मिता का उत्कर्ष, वाणी का वैशिष्ट्य। क्योंकि लॉन्जाइनस ने उदात्त की जो परिभाषा दी है उसमें वाणी का वैशिष्ट्य शब्द है आपकी। अब जो ये उदात्त है, इतना हो गया, चल किसके बारे में रहा है, रचना के बारे में रहा है। ऑन द सबलाइम, या सबलाइम शब्द भी रहेगा। अंग्रेजी में उदात्त को सबलाइम कहते हैं, सबलाइम अंग्रेजी में। ये सरल है, या ऑन द सबलाइम। पुनः इसका हिंदी अनुवाद वही वाग्मिता का उत्कर्ष, ये हिंदी अनुवाद है। यानी उदात्त शब्द, उदात्त
अंग्रेजी में सबलाइम है और हिंदी में उसे उदात्त कहते हैं। हाँ, हिंदी में उदात्त कहते हैं, अंग्रेजी में सबलाइम कहते हैं। वहां हम अलग अलग भाषाओं में ले रहे हैं। तो ये सरल लाइन रहेगी आपकी। रचना, रचना का नाम है पेरी उपसुस। ठीक, इसका प्रकाशन 1554 ईस्वी में रोबेर टेलो, टेली नहीं है, फिर 1652 अंग्रेजी भाषा में जॉन हॉल, और हॉल की आपकी हाइट ज्यादा रहेगी। रचना की विशेषता हो गई, यह भाषण शास्त्र के लिए लिखी गई या भाषण कला के लिए लिखी गई। यह पत्रात्मक रूप से लिखा गया ग्रंथ है, इसको आप शैली कहेंगे। और यहां जो लिखने की लेखन शैली है उत्तम पुरुष रहेगी। ये पेरिपुटिकेस या रेटोरिक नाम से दो शब्द हैं, ये आपके रेटोरिक से संबंध रखेगी। रचना की विशेषता क्या, इसमें पृष्ठ कितने हैं? 60 पृष्ठ हैं। और इसमें जो अध्याय रहेंगे वो आपके 44 रहेंगे। ये मामला है। बताओ, इतने तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना? रट लोगे सीधा हुबू, सवाल बन जाएंगे लगभग। अब जो ये 44 अध्याय है, इनको क्या है? विभाजित करना है, यानी 1 से 7 का एक आंकड़ा रहेगा। अब जो ये सवाल है, ये स्पेशली आपके लिए नहीं, यहां लोग पढ़ नहीं पाते हैं। 8 से ये 15 का आंकड़ा रहेगा, अध्यायों को डिवाइड कर रहे हो। 16 से आप 29 तक को एक और टर्म लोगे। 30 से आप 38 तक का एक टर्म लोगे। 39 और 40 रहेगा। थोड़ा लोग को बैठे, थोड़ा लोग एक ही नहीं बैठे। 41 से आप 43 लोगे। और अंतिम अध्याय आप जो कहोगे सही है, एक आपका सही है ये, यानी एक अध्याय 44 रहेगा। सही है ये एक सवाल, यानी 1 से 7 तक कोई विषय वस्तु इसमें रहेगी। 8 से 15 में भी कोई विषय वस्तु रहेगी। 16 से 29 करके ये बराबर आपके 14 अध्याय हैं। ये स्पेशली आपको 14 का आंकड़ा याद रखना पड़ेगा। ये एक और रहेगा। 30 से 38 अध्याय रहेंगे। 39 40 भी रहेगा। 41 से 43 है और 44 है। क्या कह रहे हो ना? अध्याय हो गए ना पूरे। पतन, यूनान का पतन। अब आप देखिए, इसमें क्रमशः याद करोगे तो भी आपकी इच्छा है, अगर मोस्ट निकाल कर छोड़ोगे तो भी ठीक है। मेरे हिसाब से क्या है, आप पूरे याद कर लो। फिर भी अगर आपको लगे कि मोस्ट याद करने, तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण आपकी ये है। सबसे महत्वपूर्ण ये है, इसमें आपके अलंकारों का विवेचन मैं एक एक पर करूंगा, ये 2-4 आपके पहले ले रहा हूं। अलंकारों का विवेचन है, यानी पेरी उपसुस में जो 44 अध्याय है, उसमें अध्याय संख्या 16 से लेकर 29 तक ये आपके 14 अध्याय बनेंगे। और 14 अध्यायों में इन्होंने 2 प्रकार की अलंकारों का विवेचन किया है। ये कहें विचारालंकार और शब्दालंकार। 2 प्रकार के अलंकार है,
विचार अलंकार और शब्द अलंकार। यानी 44 अध्याय में इन्होंने 14 अध्याय तो केवल अलंकारों पर खपा दिए, और अलंकार का प्रयोग हुआ है और कब हुआ है ये पता नहीं चले, वही अलंकार है। यानी अलंकार प्रयुक्त तो हो गए, और अलंकारों का प्रयोग करने वाले लेखक कवि को ये पता ही नहीं चले कि अलंकार आ गए, तो ये अलंकारों का ही, तो ही उसमें अलंकार प्रभावी होंगे। आप अलंकार के लिए अलंकार लगा रहे हो, वो अलंकार प्रभावी नहीं है। आपने कनक कनक के 100 गुना कह दिया। आप बात तो किसी व्यक्ति के धन के नशे के बारे में कर रहे हो, और कहा साहब इसमें तो बढ़िया अलंकार लगे, वह अलंकार है, न कि सायास अलंकार जो हम प्राय पढ़ते हैं। अलंकारों का ध्वनि सिद्धांत में भी भरपूर उल्लेख है, ध्यान रखना ही। और यहां अलंकारों के संदर्भ में ध्वनि से तुलना भी की गई है। हालांकि इस सिद्धांत को वक्रोक्ति से जोड़ा है, अलग सवाल रहेगा आपके। यानी 44 अध्याय में आपके 14 अध्याय जो कि 16 से 29 तक रहेंगे, केवल अलंकारों के बारे में ही लिखे गए हैं, और अलंकारों के भी दो भेद कर दिए, विचार अलंकार और शब्द अलंकार। वही अर्थ अलंकार शब्द अलंकार हो जाएंगे। ये सरल है, बीच में से आप नहीं उठा पाओगे, आपको क्रम से लेने होंगे ये। और ये सबसे सिंपल है। यानी इसके अंदर यूनान की पतन के बारे में बताया गया है कि यूनान का पतन कैसे हुआ। धन लोलुपता, अय्याशी, कुछ ऐसे कारण रहे हैं जिससे यूनान का पतन हो गया। यानी यूनान का पतन जो इनके अध्याय संख्या 44 में उल्लिखित है, अध्याय संख्या 44 अंतिम अध्याय है, इसमें यूनान के पतन के बारे में बताया गया है। कारण हाँ क्यों हुआ है यूनान का पतन, इसमें धन लोलुपता, लोग इतने भोग विलासी हो गए, ये लॉन्जाइनस लिख रहे हैं, इससे यूनान का पतन हुआ है कह रहे हैं। प्लेटो, इससे एक पहले जाइए, सुकरात, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर। हाँ, प्लेटो यानी सुकरात, प्लेटो ने जो भी अपनी रचनाएं लिखी है ना, वह अन्य शैली में लिखी है, कि वो कथनात्मक रूप से प्लेटो की रचनाएं, वो सब बात करवा रहे हैं वो सुकरात से, क्योंकि वो सुकरात का क्या है, प्रश्नोत्तर, एक तो प्रश्नावली शैली है, एक प्रश्नोत्तर शैली। सुकरात वो वुडवर्थ की, हाँ प्रश्नावली वुडवर्थ की, प्रश्न अवली यानी वो आप तक भेज रहे हैं प्रश्न और आप उत्तर दीजिए, वो अलग है। सुकरात की शैली अलग थी। हाँ यही तो मैं कह रहा हूं, मैंने यही कहा। ये प्रश्नावली अलग है, प्रश्नोत्तर अलग है। अब आपने हो सकते इतने दिन तो क्या याद किया है, रट्टा होगा, समझ लो, रटो मत, कुछ चीजें समझो। सुकरात क्या करते थे, जहां खड़े रहते वहां राजशाही के खिलाफ बातचीत किया करते। यानी ब्रह्मांड में अगर आइंस्टीन वगैरह आप सुनते हो ना, सुकरात उनसे भी आगे। तो सुकरात लोगों से बातचीत किया करते थे, और बातचीत करते, अब जैसे कि मैं 24 घंटे ये कहूं कि राजतंत्र, लोकतंत्र ये नए युग का राजतंत्र है, फलाने ने अपने बेटे को आगे बढ़ाया, उन्होंने अपने पोते को आगे बढ़ाया, उन्होंने अपने नातिन को आगे बढ़ाया, क्या वही योग्य है? बस एक बार हारा, दूसरी बार टिकट दी, दूसरी बार हारा, तीसरी बार टिकट दी, चौथी बार राज्यसभा से भेजा, पांचवी बार उधर से भेजा, छठी बार वहां से प्रयास किया, अंततः सेट हो गया, और अपने तो एक सप्लीमेंट लग जाती है, स्कूल छुड़वा देते हैं। तो ये बात आपके लगेगी, बात तो सर बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन ये बात राजनेताओं को ठीक कहां लगेगी? वो कहेंगे ये आदमी तो जहर फैला रहा है समाज में, कह रही ये तो ऐसे कर करके ये तो हमारा अस्तित्व खत्म कर देगा। तो वो लोग क्या करेंगे, मुझे दबाने का प्रयास करेंगे। सुकरात यही कर रहे थे। सुकरात राजशाही के खिलाफ ही नहीं कर रहे थे, लेकिन तर्क वितर्क लोगों में एक शक्ति उत्पन्न कर रहे थे। तो सुकरात को उठाकर जेल में डाल दिया। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। अब किया क्या है, वो लोगों से सवाल और वापस उनसे क्या है, जवाब ले रहे हैं। यही है प्रश्नोत्तर शैली।
यही प्रश्नोत्तर शैली है और सुकरात को जेल में डाल दिया। सुकरात के प्रिय शिष्य थे प्लेटो। प्लेटो ने सुकरात को जाकर जेल में कहा, अगर आप कहो तो मैं आपको छुड़वा दूं। कह रहे सुकरात का नहीं, मेरे को आप अगर जेल से बाहर निकालोगे ना तो क्या है, नियम नहीं टूटेंगे। जो नियम है ना, नियम, वो नियम रोएगा कि मेरे को तोड़ दिया। कह रहे कैसे विचार उनके, देखिए आप, कोई कानून बनाया है तो कानून टूटेगा नहीं। कह रहे कानून इसलिए रोएगा कि मेरे को तोड़ा गया है। कह रहे अब कोई राजा खिलाफ हो जाएगा, बात वो नहीं है, राजा आते जाते रहेंगे, कानून के अनुसार चल रहे हम लोग, कानून के अनुसार। हम जो रोजाना एक कहते हैं संविधान, संविधान, ये क्या है संविधान? भाई सत्ता तो बदलती रहेगी, आज ये कल वो, कल वो, आज ये, लेकिन जो एक हमारे लिए गाइडलाइन है, गाइडलाइन कह रहे ये प्रभावित हो गई ना तो अपना पूरा ढांचा चरमरा जाएगा। कह रहे उन्होंने कहा नियम रोएगा बेचारा, नियम कि मैं सुकरात की वजह से टूट गया। कह रहे इसलिए मेरे को बाहर मत निकालो। और जेल में बैठे बैठे उन्होंने कैदियों से सवाल जवाब किए, वहां उनका वही वो उनकी टीम बन गई। तो प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, ये सुकरात की शैली थी, इसलिए इसको विधि के रूप में कह दिया, प्रश्नोत्तर विधि। सुकरात की कह रहा हूं, हाँ सुकरात की। हमारी तरह सुकरात होते कौन पढ़ता, देखिए अभी। तो सुकरात को जहर देकर मारा गया, सुकरात से न्याय नहीं हुआ। मरने के बाद पता चला सुकरात कैसी बात कह गए, आज भी प्रासंगिक है। सुकरात के शिष्य हुए प्लेटो। प्लेटो एथेंस के थे, यूनान के थे। एथेंस उसमें ज्ञान की नगरी थी। कह रहे पर्शिया और एथेंस के बीच में युद्ध होता है, ये मैं प्लेटो वाले दिन आपको बता दूंगा। पर्शिया से एथेंस हार जाता है, तब प्लेटो को लगता है कि ये मोटे मोटे ग्रंथ आखिर काम क्या है। तब उन्होंने कहा कि कवि वासना जगाते, इनको कह रहे बार कीजिए। कह रहे लेकिन ऐसे कवियों को रखो जो वीरता के भाव जगाए और अपने धर्म की प्रशंसा करे। कह रहे ऐसे कवियों को रख लो आप, कह रहे जो वीरता के भाव जगाए। सैनिकों को भर्ती करो, इकट्ठा करो, कह रहे और अपने धर्म की प्रशंसा करे, ऐसे कवियों को रख लो। और बाकी जो कवि मनोरंजन करे ना, उनको राज्य से हटाओ। कह रहे उन्होंने अपनी पाठशाला स्थापित की प्लेटो ने। अरस्तु यहां का नहीं है, वो तो अलग प्रांत से वहां जाकर उनकी पाठशाला में पढ़ता है। स्वाभाविक रूप से किसी मठ में भी जब कोई एक गादीपति होता है, उनका शिष्य, स्वाभाविक रूप से कि इनके बाद यही बनेगा, तो प्लेटो के बाद भी स्वाभाविक रूप से उस पाठशाला का प्रमुख अरस्तु ही बनना था। और प्लेटो ने यहां तक कहा भी कि अरस्तु मेरी पाठशाला का मस्तिष्क है और अन्य सभी उनका धड़ है। कह रहे लेकिन प्लेटो के निधन से पहले जब पाठशाला का मुखिया बनाना था, उस समय अरस्तु को नहीं बनाया गया, क्योंकि अरस्तु मूल निवासी वहां का था नहीं। कह रही अरस्तु पुनः अपने वापस अपने स्थान चले गए। फिर एक अपन पढ़े, मेरे सीधा याद नहीं आ रहा है, अरस्तु का विवाह होता है, उनको बहुत सारा धन दिया जाता है, फिर वो 1000 दास रखते हैं। फिर सिकंदर को उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए सिकंदर को रखा जाता है, फिर सिकंदर उनके शिष्य होते हैं। आगे चलेगी पूरी कहानियां। तो प्रश्नोत्तर विधि थी, ना कि प्रश्नावली विधि है। प्रश्नावली अलग है, वुडवर्थ वाली है, साइको की। प्रश्नोत्तर वो सुकरात की, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर, ये हम लोग शिष्य परंपरा। जरूरी है, पाश्चात्य काव्य पढ़ने से हमारा जो ज्ञान है वो थोड़ा सा विस्तृत होता है, ब्रॉड होता है। और हमें भी लगता है कि हाँ दुनिया में बहुत कुछ है, कि हम जो पढ़ रहे हैं तो केवल काम चलाऊ था। अब देखिए एक एक पर आते हैं। 44 अध्याय है और आपके लॉन्डन इसको दांत पूरा हो जाएगा। अध्याय संख्या 1 से 7, अध्याय संख्या आपकी 8 से 15, अध्याय संख्या 16 से 29। ये कितने अध्याय बन रहे हैं? तो यूं ये भी बन रहे, ये भी नहीं, लेकिन यहां 14 की चर्चा होगी। अध्याय संख्या आपकी 30 से 38 है, अध्याय 39, 40 है, इकतालीस से 43 और अध्याय संख्या 44। मैंने पहले ही बता दिया, इसमें आपकी यूनान की
पतन के बारे में बताया गया है? ये सरल सवाल है। अब देखिए, इसके बारे में पहले चर्चा होगी, अब अपन यहां आ जाते सीधे 1 से 7। इसके बारे में इसकी भूमिका बताई गई है, किसकी? उदात्त की। अब जो पढ़ रहे हैं पेरिप्सूस के ग्रंथ है, तो सारी चीजें है ना, जो अभी उदात्त के बारे में पढ़ रहे हैं आप। पेरिप्सूस रचना का नाम है, उसमें 44 अध्याय है। आखिर आप पढ़ किसके लिए रहे हो? उदात्त के लिए। ये सब उदात्त के बारे में 1 से 7 तक भूमिका है, परिभाषा है, इसका प्रयोजन है। हाँ, ये जो सारी चीजें हैं ये आपके यहां दी गई। कहा? 1 से 7। 1 से 7 में ग्रंथ की भूमिका के बारे में दिया गया है, ग्रंथ की परिभाषा दी गई है, ग्रंथ का उद्देश्य भी दिया गया है, साथ ही कतिपय कुछ, ये एक जटिल सवाल रह जाएगा। यह जटिल सवाल है, कतिपय दोषों के बारे में भी यहां बताया गया है। यानी सारे दोष यहां नहीं आएंगे, फिर भी चर्चा कर डाली कह रहे। अध्याय संख्या 1 से 7, इसमें ग्रंथ की भूमिका है, ग्रंथ की उद्देश्य है, ग्रंथ का प्रयोजन है, ग्रंथ की परिभाषा है। ये जो चीजें बताने के बाद कतिपय दोष, दोष कितने रहेंगे? संख्या में जो 3 है, अभी चर्चा कर लेंगे, उनके बारे में भी इसमें बता दिया गया है। कह रहे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अध्याय संख्या आपकी 8 से 15, या उदात्त की 5 स्रोत दिए गए। उदात्त के 5 स्रोत है, 5 स्रोत, उदात्त के 5 स्रोत दिए गए। उदात्त के 5 स्रोतों के बारे में अध्याय संख्या 8 से 15, और ये आपके मोस्ट रहेगा। एक सवाल आपके यहां से गारंटेड आता है। नहीं आने का मतलब है कि लॉन्जन इसका सवाल कम कर देंगे, देंगे तो देना पड़ेगा। हमेशा आने वाला सवाल है, किसी के गलत होगा नहीं। अब थोड़ा थोड़ा इसको क्या है, घुमा घुमा कर पूछना शुरू कर दिया। यानी इनमें श्रेष्ठ कौन सा है? एक बार ये गलत हुआ आपके है? हाँ सही है, तो बढ़िया था। तो फिर अब पढ़ रखा ना आपने पहले, तो बहुत ही गलत हुआ, वहां जी कह रहे थे, और मैंने टेस्ट दिया था पहले, फिर गलत हुआ। बोली मेरे जी क्या कह रहे हो? दुविधा कहां है आपकी? कोई दुविधा नहीं, सब मामला क्लियर है, कॉन्सेप्ट एकदम फर्स्ट क्लास। ये 5 स्रोत है। उदात्त विचार, उदात्त विचार, और ये सारा जो अभी पढ़ रहेंगे, अगर कोई व्यक्ति उदात्त नहीं है, उनकी आत्मा उच्च नहीं है, अगर उनकी आत्मा उदात्त नहीं है, तो उदात्त विचार आएंगे नहीं। भाई बढ़िया बातें किस व्यक्ति की मन मस्तिष्क में आएगी? जो सात्विक विचारों का हो, जिनकी आत्मा उदात्त हो, जिनकी आत्मा ही मैली है, वो अच्छी बात करेगा रामेश्वर? वो कहां से करेगा? वो कर ही नहीं पाएगा। अगर प्रयास भी करेगा, थोड़ी देर बाद उनको अपने मूल बिंदु पर, यानी अपनी विशेषता पर उनको आना ही होगा। कह रहे कई बार देखते हैं, कोई चौधरी बैठे बातचीत करते हैं, और बात करते कहते हैं यार इतनी बढ़िया बात कैसे कर रहे हैं। जैसे ही उनको किसी ने टोका, और बिल्कुल सही है, और इन ढंगों आदमी आजादी बात किवी की करो तो संभव ही को, बस बस सही है कह रहे। तो प्राय हम लोग पढ़ते हैं। तो उदात्त विचार हो, भले उदात्त भाव हो, अंत तो गतवाद, जिनकी आत्मा उदात्त है ना, उसी के अंदर ये आएंगे, बाकी में ये चीजें उत्पन्न होगी नहीं। उदात्त विचार, बढ़िया विचार। उदात्त भाव, भाव, भाव कौन से हैं? ये जो अपन रस में पढ़ते हैं, वही भाव है यहां पर। यानी भाव वही है जो हम लोग रस में पढ़ चुके हैं, क्योंकि पूरा पूरा रीतिकाल ही आपके इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। और ये चीज आपके अरस्तु की त्रासदी में भी हम लोग पढ़ेंगे। त्रासदी को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेजेडी। हाँ, और उसी से जुड़ा है आपका विरेचन, कैथारसिस।
और उसी से आपके रिलेटेड है अनुकरण कह रहे। और वहां तुलना की है ना, वो उदाहरण ओझा का ही दिया है। अरस्तु के वहां भोपे के उदाहरण दिए हैं कि एक ओझा जिसके अंदर भाव प्रकट होते हैं। आप देखते होंगे यूं, अगली बार नोट कर लेना, क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ा नहीं, पढ़ा है तो उससे आगे, कि कहीं जब भोपे नाचते हैं उसमें भोपा अपने भाव दिखेगा, उससे पहले बातचीत कर रहा है, थोड़ी इसमें चंचलता के भाव रहेंगे, इधर आ रहा है, जा रहा है, कभी मूर्ति पर, कभी धूप पर, कभी वो ज्वालावास है उसके ऊपर, इधर मतलब एक्टिव है। जैसे इनके पसंदीदा वाणी शुरू हुई और भोपे में भाव आ जाएंगे, फिर वो यूं जोरदार दूजेगा, और एक सांकड़ है तो 4-5 वो ले लेगा, राहुल जैसा पास में पड़ा दो वो छुट्टी और लगा देगा। उसके बाद देखना ना, वो आधा पौन घंटा तो यूं बैठा रहेगा, बैठे मतलब शरीर लग गया लट जोरदार, तो ऐसे शांत बैठेगा। अब न तो हिल रहा है, जा रहा है क्या, आता है नहीं, देख आप नोट करना, मैं कह रहा हूं, न तो धूप पर जाएगा, न किसी को कोई सलाह देगा। अब उनका उनसे कोई लेना देना, रात की बार 1 बजे, अब 4 बजे जागरण चलेगी नहीं चलेगी, बिगनेस होगी। हाँ अरस्तु यही कह रहे, मतलब 4 तो उन्होंने क्या अपने हिसाब से लिए, वो तो क्या है, वो थोड़े इस हिसाब से लिए कि सांकड़ की आवाज ज्यादा है और चोट कम करे। ये पाड़ बैठो बाय के खींचन 4 ऐसा दिया तो परचो पाए दो जोरदार के, तो उससे क्या वो लगे, उसके लगे नहीं लगे वो इनके इस बात में आनंद आएगा, एडो अवसर एक प्रो मिले इनकी। हाँ, तो उसके बाद वो जो भोपाल, अरस्तु यही कह रहे, अरस्तु ये कह रहे उसके अंदर क्या थे, भाव थे, और ये ठेठ यहाँ आए, पीक पॉइंट पर आए। पीक पॉइंट पर आने के बाद पुनः उनमें रास हुआ। जो व्यक्ति यहाँ चंचलता के भाव लिए खड़ा था, जैसे ही 4 सांकड़ उन पर पड़ी, उसके बाद वो अब यहाँ है ना, उसमें एकदम स्थिरता आ गई, स्थिरता कह रहे। हाँ, उदाहरण कौन से दिए, उन्होंने यही दिए, करुणा, भय, ये रहेंगे, या इसकी जगह त्रास, एक ही। अब यहां पर वो समझाते हैं, एक बरसिंगा साइड में कोई बता रहे हैं, लंबा टाइम से कोई अरसा बीत गया, एक सडनली एक्सीडेंट हुआ। जो यहाँ नौकरी कर रही थी, उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट, वो यहाँ नौकरी कर रही थी, हस्बैंड गाड़ी चलाते थे। उनको जैसे हादसा हुआ, उनको बताया गया कि एक्सीडेंट हो गया उनके पति का, एकदम वो शुद्ध बुद्ध खो गई उसकी, बिल्कुल वो, अब शुद्ध बुद्ध खोना सबको पता ही क्या होता है। अब यहाँ से वो उधर शेखावटी साइड के थे, ले गए तो उन पर कोई असर नहीं है, आराम से बैठी है और हंस और रही है, क्योंकि उनकी शुद्ध बुद्धि खो गई एकदम से, सडनली सुना कि एक्सीडेंट। उसके बाद उनकी सोचने समझने की बिल्कुल शक्ति क्षीण हो गई और वो बेहोश हो गई। अब जो हरकत कर रही है ना, वो चेतन अवस्था में नहीं है, वह अचेतन अवस्था में, यानी अनकॉन्शियस अवस्था में बात कर रही है, हंस रही है, बैठी है, सब लोग यूं गमगीन है, लेकिन उन पर कोई असर नहीं, क्योंकि वह अब असामान्य अवस्था में। वहां अस्पताल ले जाया, सॉरी, उनको वहां ले जाया गया, फिर वो वहां रही, फिर डॉक्टर को बुलाया गया, देखा तो कि हाँ ये तो अचेतन अवस्था में लौट गई कह रहे। फिर भरसक प्रयास करने के बाद उनके सामने वो सीन रिक्रिएट किया गया, कि एक ऐसा हादसा उनको बताया गया, जो हादसे के बारे में सुना उन्होंने, उनको देखा था अपने हस्बैंड के एक्सीडेंट को, जस्ट सामने देखा, बॉडी और एकदम अचेत हो गई, वह हादसा उनको बताया गया, सीन रिक्रिएट किया गया, और जैसे ही रिक्रिएट किया, एकदम वह चेतन अवस्था लौटी और वो फूट फूट कर रोई, जोरदार रोई, और रोने के बाद अब सामान्य अवस्था में आ गई। यानी अरस्तु हूबहू यही बात कहते हैं, अरस्तु हूबहू यही बात कहते हैं, वह असामान्य हो गई कारण बेहोशी अवस्था में। अब उनके लिए उनको क्या है, रुलाया गया, और वह सीन जब उनके सामने वापस जीवंत किया तो जोर जोर से रोई। रोने के बाद की जो अवस्था है वह उनकी सामान्य अवस्था है कह रहे। या अरस्तु कह रहे, अरस्तु अरस्तु ये कह रहे हैं कि ये जो करुणा का भाव है, हमें किसी प्रकार का कहीं को दुख होता है तो हम उसके लिए क्या रोते हैं, रोने से पहले हमारे अंदर दुख इकट्ठा हो जाता है,
और वह विस्फोट कर सकता है, हमारा नुकसान कर सकता है। यानी ये तनाव की स्थिति है। आप जोरदार जोर जोर से रो लेंगे और 10 जने आपको शांत करवाएंगे, आपको स्थिर करवाएंगे, आपको पानी पिलाएंगे। अब उसके बाद आपकी स्थिति है, यह कह रहे अरस्तु के अनुसार यह दुखदायी नहीं है। या आपका नुकसान हो सकता था, या आपका नुकसान अब नहीं होगा। दुख वो कब वो है, लेकिन यहाँ की जो स्थिति, यहाँ ये कैथारसिस हो गया। कैथारसिस कैसे हुआ, ये अपने विरेचन में अपन यही तो पढ़ेंगे कि पेट में गड़बड़ हुई है तो क्या करेंगे, इतना पानी पिलाएंगे, इतना पानी पिलाएंगे कि वह के वमन, जिसे हम उल्टी कहते हैं, उसके रूप में अंदर का पानी के साथ साथ अपशिष्ट पदार्थ बाहर आ जाएंगे। किया क्या आपने, यानी आपके पेट में गड़बड़ थी। यही आपके आयुर्वेदिक में यही है, और यहीं से लिया है विरेचन। आपके पेट में गड़बड़ थी तो आपको पानी पिलाया, इतना पानी पिलाया, इतना पानी पिलाया। एक तो क्या होती है, वह उसका इलाज करते हैं, यहां आपसे जानबूझ के करवाई जा रही है। एक तो कोई रो रहा है, उसको चुप करवाई जा रही है, एक उसको रुलाओ आप कह रहे। तो आपको इतना पानी पिलाया जाएगा कि अब आपको वमन, उल्टी जो क्या होगी, उससे आपके पेट के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वह बाहर आ जाएंगे। उससे क्या होगा कि अब जो स्थिति यानी उल्टी से कई वमन हो गई, उसके बाद हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी। विरेचन में ये क्या था, ये विरेचन था, ये कैथारसिस था, ये आयुर्वेदिक एक चिकित्सा की पद्धति, क्योंकि अरस्तु के पिताजी चिकित्सक थे। कह रहे अरस्तु ने ये चीजें वहां से ली कि पेट को सही करने के लिए उनसे आप वमन करवाइए और उसके बाद ठीक है। तो करुणा और त्रास ये उनकी ट्रेजेडी के मूल में है। किनके, अरस्तु के। ये भाव है, भाव अरस्तु के। करुणा और भय, जिसको त्रास भी कहेंगे, ये उनकी त्रासदी, उनकी ट्रेजेडी के मूल में है। अरस्तु इन पर जोर देते हैं। अरस्तु ये कहते हैं कि व्यक्ति को सामान्य अवस्था में लाने के लिए उनके भय को आप पीक पॉइंट पर ले जाकर उसको दूर कीजिए। कह रहे कई बार हम लोग सुनते हैं कि आप और हम जेल से डरते हैं, नाम से भी डरते हैं। इसके लिए आपको भक्तिन पढ़ना होगा। महादेव वर्मा की रचना है भक्तिन। भक्तिन में, भक्तिन जो महादेव वर्मा के जेल चली जाएगी, नाम से डरती है कि जेल चली जाएगी महादेव वर्मा। अब जेल चली जाएगी तो मेरे को वहां साथ में जाना पड़ेगा और उनकी सेवा शुश्रूषा मेरे को वहां करनी पड़ेगी। महादेव वर्मा कह रही है इनको पता नहीं, जेल जिनको जाना होगा वही जाएगा। अब मेरे को साथ में, इनको साथ में सॉरी कौन ले जाएगा। कोई बेटे ने अपराध किया तो जेल बेटा जाएगा, मां क्यों जाएगी। लेकिन चिंता मां को थी कि बेचारा ये जेल चला जाएगा तो इनके वहां कौन चाय पानी करेगा, ये तो हाथ से कुछ कर नहीं पा रहा है, मैं साथ में चल जाऊंगी। जबकि वास्तविक तो ये है कि जेल जिसको जाना वही जाएगा, दूसरे को ले जाने का भी कौन ले जा सकता, किसको अधिकार है। तो अब कोई व्यक्ति जेल जाकर आता है, वो क्या कहेगा, कह रहे जेल में तो कुछ नहीं है, कह रहे वहां तो कुछ है ही नहीं, उल्टी मौज है, यहाँ इधर घूमते फिरो, आराम से बैठे, सुबह नाश्ता आ जाता है, दोपहर में आपको खाना खिलाते हैं, शाम को और पूछते हैं, सर्दी जुकाम हो गया डॉक्टर और आएंगे, पूरा ध्यान रखते हैं। अगर थोड़ी मोड़ी गड़बड़ होती है, हमारे भी मानवाधिकार है। मतलब जेल जाकर आया व्यक्ति जेल के भय से दूर हो जाता है। ये अरस्तु कहते हैं कि भय समाप्त करने के लिए एक बार उनके भय को पीक पॉइंट ले जाकर निकालना होगा। तो ये करुणा और भय पर हमने चर्चा इसलिए की, अरस्तु इन भावों को महत्व देते हैं, जबकि लॉन्जाइनस दो प्रकार के भाव सुखात्मक और दुखात्मक मानते हैं। ये जो भाव है दुखात्मक भाव है, लॉन्जाइनस इनको स्थान नहीं देते हैं। लॉन्जाइनस भावों को कहां, उदात्त भाव होने चाहिए। भाव दो प्रकार के भी, एक सुखात्मक भाव है और एक दुखात्मक भाव है, एक ग्राह्य है एक ये है। लॉन्जाइनस सुखात्मक भावों को ही स्थान देते हैं, यानी भाव उदात्त हो, लेकिन भाव में तो बहुत सारे आएंगे। ये उत्साह का भी भाव है, विरक्ति का भाव है, भक्ति का भाव है, ये सारे भाव है। लेकिन ये जो भाव है ये इनको ये स्थान देंगे नहीं देंगे। और कौन देते हैं,
अरस्तु, अरस्तु के ट्रेजेडी सिद्धांत के मूल में है ये। हमारा जो टॉपिक चल रहा है इस पर इसलिए चर्चा की, अरस्तु में आपको मैंने यानी पढ़ा दिया अरस्तु, ये एक भाव पर चर्चा हो गई। यहां पर उदात्त भाव की बात करने के उपरांत भी यहां करुणा और त्रास को लॉन्जाइनस स्थान नहीं देते हैं। पहले पढ़ लेते तो वहां स्थान देकर यहां निकाल देते, ये उल्टा पढ़ रही, इसलिए आपको पहले पढ़ना होगा। अध्याय 8 से 15 में 5 स्रोत हैं। स्रोत किसके हैं? उदात्त की। 2 स्रोत क्या हुए? उदात्त विचार, ये फर्स्ट, ये सबसे ज्यादा जरूरी, यही है मूल, और सबके मूल में उदात्त आत्मा। दूसरा है आपके उदात्त भाव, और ये जो दोनों चीजें हैं ये जनजात है, ये सहजात है, ये हां आंतरिक है, और ये प्रतिभा की देन है। और भावों का न होना भी 2 विरोधाभासी शब्द भी रहेंगे, वो अपन लाइन लिखूंगा तब मैं आपको समझा दूंगा। यानी स्वयं की बात का भी विरोध किया है और अरस्तु की बात का भी खंडन किया, दोनों चीजें आ जाएगी। नहीं, ये भाव बिना भाव चलेगा, वो अरस्तु की बात का खंडन, क्योंकि उनके जेल में अरस्तु थे जो कि त्रास दी और करुणा को बार किया है। 2 जो स्रोत है ये जनजात है, ये सहजात है, ये आंतरिक है, ये प्रतिभा की देन है। काव्य के हेतुओं में जो हमने प्रतिभा पढ़ा है उसमें आपके ये आ रहा है। अब आपके 3 और है। तीसरा है अलंकार। तीसरा स्रोत है अलंकार, और अलंकारों पर इन्होंने 14 अध्याय खपा दिए हैं। अलंकार अलंकार के लिए ना आकर अलंकार रचना में तब आ जाए जब आपको पता ही नहीं चले कि अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। उदात्त के 5 स्रोत है। 2 स्रोत आपके जनजात है, 2 स्रोत आपकी सहजात है, 2 स्रोत आपकी आंतरिक है, 2 स्रोत प्रतिभा की देन है, 3 एडॉप्ट है, ये व्युत्पत्ति की देन है। इनमें तीसरा जो स्रोत आप ले रहे हो वो अलंकार है, और अलंकार के लिए लॉन्जाइनस ने 14 अध्याय खपा दिए। अलंकारों के इन्होंने 2 भेद किए हैं, विचार अलंकार, शब्द अलंकार। तीसरा स्रोत है शब्द योजना। शब्द योजना, शब्दों का चयन, शब्दों का चयन, भाषा, यानी जिससे आप रचना का ताना बाना बुनेंगे। आप किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करके भाषण दे रहे हो, आपकी रचना में किस प्रकार की शब्द योजना है, आपने अपने वाक्य का ढांचा कैसे रखा है, कर्ता कर्म क्रिया की संरचना आपकी सही है कि नहीं है। भाई अगर उल्टा सुल्टा लिखेंगे तो रचना को कौन अच्छा कहेगा? यानी उसकी लेखन शैली कैसी है, भाषण शैली कैसी है, आपके शब्द चयन किस प्रकार के हैं, ये जो सारी चीजें हैं ये आपके चयन शब्दों का चयन कैसा है। आप कमल नयन भी कहते हो, आप पंकज नयन भी कह सकते हो, तो जरूर जहां कमल की है वहां पंकज कहने की जरूरत नहीं है। कहने अब मैं आपको शुभकामना प्रेषित कर रहा हूं, कह रहे आप जब हमारे सामने हो तो शुभकामना प्रेषित क्यों कर रहे? शुभकामना में आप दे दीजिए, कह रहे प्रेषण करना तो किसी के माध्यम से क्या है, भेजना है। आप जब हमारे समक्ष है तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी का चयन हो, कह रहे। तो यहां आप शुभकामना दे रहे हो, शुभकामना प्रेषित कर रहे हो। शब्दों का चयन कैसे किया है? एक शब्द है जिस पर आपको बाद में करेगी विचार करो, खटक रहा है कि बजाय इसकी ये लेते शब्द इसके लिए ठीक रहता। कई बार जैसे थोड़े दिन पहले एक राजनेता ने मंच से भाषण दिया, हालांकि उनके भी विचार उदात्त थे, लेकिन वो उनका भाषण के अंश ये थे। अब सामने अपन बैठे थे, अपन तो नोट कर लेते, आम आदमी हो सकता है कि नोट हो कि न हो। वो ये कह रहे थे कि मेरे को भाषण देने से पहले ये कहा गया कि सर आप एजुकेशन पर बात कीजिए, शिक्षा पर बात कीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो शिक्षा पर ही बात करता हूं, मैंने यही चीजें सीखी है, मेरे को आलतू फालतू चीजें आती नहीं है। फिर मंच पर एक दूसरी पार्टी के एक दूसरे राजनेता बैठे थे, उन्होंने कहा अब मैं ऐसी बातें फलाना राम जी नाम लेकर इनसे सीख रहा हूं। अब उनका भाव ये नहीं था कि मैं ठीक बात कर रहा हूं, ये सब फालतू बात कर रहे और मैं फालतू बात इनसे सीख रहा हूं। उनका भाव ये था कि भैया मैं
दूसरी बातें तो करता ही नहीं हूं, अब थोड़ी दूसरी बातें हैं जो करनी है, ये हमारे साथ इनसे तो मैं सीखने का प्रयास करूं। वो बिल्कुल उनका उद्देश्य ऐसा नहीं था, लेकिन उनके शब्दों से सीधा अर्थ निकल रहा था, वो ये निकल रहा था कि मैं सिवाय शिक्षा के दूसरी बातें करता ही नहीं हूं, और ये जो राजनेता बैठे ये दूसरी ही बातें करते हैं, फालतू की बात करते हैं, और मैं फालतू की बात इनसे सीखूंगा, कह रहे। ये बात मैंने जैसे नोट की, न तो कहने वाले का उद्देश्य ये था और सुनने वाले को भी लगा कि नहीं, ये महाशय इस प्रकार की बात नहीं है, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से मिले हुए अच्छे मित्र है आपस में, लेकिन शब्दों के चयन में उनके थोड़ी सी मिस्टेक हुई, कह रहे। तो शब्दों का आप चयन कैसे करते, चयन ये आएगा आपके 4 नंबर में। और यहां जो शब्दों का चयन किया है उसको सीक्वेंस में बिठा रहे हो, उससे क्या है, आपकी एक रचना तैयार हो जाएगी। और ये रचना कैसी हो, ये उदात्त रचना हो। ऐसे करके 5 स्रोत बन गए। 16 से 29 अध्याय के बीच इनके 5 स्रोत हैं। स्रोत कौन से हैं? 2 स्रोत है, वो जन्म जात है, उदात्त विचार हो, उदात्त भाव हो। सॉरी, ये बीच में 8 से 15 उदात्त विचार हो, उदात्त भाव हो। 3 है व्युत्पत्ति और अभ्यास की देन है, उसमें अलंकारों पर 14 अध्याय खपा दिए। शब्द योजना, शब्दों का चयन और इनको सही ढंग से बिठाना, हालांकि ये मूल रूप से यहां आ जाएगा। यहां रचना के लिए भाषा शैली है और यह रचना का निर्माण हो गया। फिर आपके रहेगा ये किस पर है, ये अलंकारों पर है, अलंकारों पर है। और ये 30 से 38 ये रहेगा आपके बिंब, रूपक, इस प्रकार की शब्दावली रहेगी। यही दूसरे के आएंगे नहीं, इनका उल्लेख आपके यहां पर बिंबों का, रूपक का ऐसा जो आएगा वो आपके यहां पर है। 39 और 40 यहां आपके रचना की भव्यता के बारे में आएगा, रचना की भव्यता के बारे में आएगा। 41 से 43 जो चीज यहां आ रखी है पहले, कौन सी? यह कतिपय दोष, इसका मतलब है कुछ दोष। तो दोषों के बारे में, दोष में शब्द 8 नंबर, भावा 8 नंबर, बचकानापन या बाल्यता, इस पर आज चर्चा हुई नहीं। ये जो दोष है, ये रचना उच्च जाएगी, उसको न्यूनता किन की वजह से आप प्रदान कर रहे हो, वो दोष है, उनका उल्लेख आपके यहां पर है। यानी यहां वही बात आएगी जो थोड़ी बहुत यहां आ चुकी है। और लास्ट में यूनान के साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में। आज इतना ही हो पाएगा, बाकी वाला कल।